Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of January 2025. थोड़ा मैं बाहर हूँ एक जगह, ज़रूरी काम से रिलेटेड सुबह मैं एनालिसिस नहीं कर पाया, बट नाउ हैव बीन मतलब मैं ट्रेनिंग में था तो मैं वहाँ से भी बाहर आया हूँ, सो नाउ आई कैन मेक द वीडियो. तो आई होप यू पीपल विल एन्जॉय द एनालिसिस एंड लाइक एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. फ्रंट पेज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वह है गाजा ट्रूस अप्रूव्ड बाय द इजराइल सिक्योरिटी कैबिनेट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. कल भी अपन ने इसके बारे में बात की थी कि ये यूएस मीडिएटेड ट्रूस है जो कि हो रहा है. ट्रूस मतलब कि सीज फायर है. सीज फायर मतलब कि कुछ दिनों के लिए फाइटिंग बंद हो जाएगी गाजा स्ट्रिप पे. दो फोर्सेस लड़ रही हैं, आपको पता है, इजराइल और हमास. दूसरे कुछ ऑफशूट्स भी हैं जैसे कि हिजबुल्लाह इन लेबनान. हिजबुल्लाह एक ग्रुप है जो कि ईरान के बैकिंग के थ्रू बनाया गया था और वो लेबनान से अटैक करता है. लेकिन मेनली जो है ये अटैक है ये इजराइल और हमास के बीच में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, दैट इज़ अ थिंग. हाउदीज अलग है, हाउदीज यमन में है. ठीक है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमास और हाउदीज में. हमास आर इन द गाजा स्ट्रिप एंड हाउदीज आर इन द यमन वाला रीजन. ठीक है, तो वो याद रखेगा. हाउदी को भी ईरान सपोर्टिंग मिलती है और हिजबुल्लाह जो लेबनान में है उसको भी ईरान की सपोर्टिंग मिलती है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं. जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी सीरिया में उसको भी ईरान और रशिया दोनों का सपोर्ट मिलता है. ठीक है, तो दैट इज़ अ थिंग. अब यहाँ पे डील जो है इट विल नाउ गो टू इजराइल्स फुल कैबिनेट जो कि अपना फाइनल अप्रूवल दे देगी. मैंने पहले ही बताया था कि जो बाइडेन अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि गाजा में कुछ मतलब ट्रूस करवाने में उन्होंने मदद की, तो दिस इज़ व्हाट ही वांटेड. एंड 20 तारीख को चूंकि डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं प्रभार एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके पहले ये चाहते हैं कि डील हो जाए. दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन अप्रूव्ड नाउ. ठीक है ना. डील के कुछ पॉइंट्स मैंने कल भी बताए थे, वही पॉइंट सेम टू सेम है कि इजराइल जो है वो उनके हमास के कुछ लोगों को छोड़ेगा, पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको छोड़ेगा और उनको वहाँ पे रिहैबिलिटेट कराने में मदद करेगा. वहीं पे हमास के पास जो इजरायली कुछ लोग बंधक हैं उनको छोड़ेगा, हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ेगा. तो ऑल दीज आर द टर्म्स, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपसे यूपीएससी नहीं पूछने वाला है. जो पूछेगा वो मैंने आपको बता दिया. अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकपाल ऑर्डर्ड प्रूव इन 24 केसेस इन 5 ईयर्स, गे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इन 6. मतलब लोकपाल ने पिछले 5 साल में केवल 24 केसेस देखे हैं जिसमें से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन केवल 6 केसेस में मिला है. लोकपाल के बारे में पहले आपको बता दूं, लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑफिस है इंडिया का. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लोकपाल इज़ द कंट्रीज, एक तरीके से कंट्री का पूरे ऑम्बुड्समैन वो कहलाता है. ठीक है ना. एंड लोकपाल हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज. ये सारे प्राइम मिनिस्टर और मतलब जो आपके एमपीज़ एमएलएज हैं उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, चेयरपर्सन्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, ग्रुप ABCD ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जा सकते हैं. एंड प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट की कंप्लेंट्स भी लोकपाल के पास जाती है. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर्स की कंप्लेंट भी लोकपाल के पास जाती है. तो बहुत ही वृहद इनका स्कोप रहता है. बट 90% ऑफ द केसेस हैव बीन रिजेक्टेड बाय लोकपाल. ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला फॉर्मेट सही नहीं है. तो अब हम थोड़ा सा लोकपाल के बारे में डिटेल जो यूपीएससी पूछेगा वो देख लेते हैं. लोकपाल का कंपोजिशन, तो लोकपाल विल हैव अ चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर्स. 8 मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है. चेयरपर्सन एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर हैव टू बी करंट और फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स. तो याद रखिएगा, जो चेयरपर्सन एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स जो होने चाहिए दे शुड बी करंट और फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स. जो दूसरे मेंबर्स होते हैं दे विल हैव एटलीस्ट 25 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसी, विजिलेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बाकी मेंबर्स में. अब लोकपाल को सेलेक्ट कौन करता है? तो जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, अ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होता है, अ सिटिंग हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होता है, एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, अ पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ. ठीक है, तो ये लोग रहते हैं द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द लोकपाल. एंड द 2 जजेस इन दिस कमेटी विल बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड हु कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल? तो लोकपाल के अंदर देर आर 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स अंडर द लोकपाल. पहला प्राइम मिनिस्टर आफ्टर डिमिटिंग ऑफिस, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर डिमिटिंग ऑफिस है, ये एक याद रखिएगा. प्राइम मिनिस्टर आफ्टर डिमिटिंग ऑफिस, करंट एंड फॉर्मर मिनिस्टर्स, करंट एंड फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, all group A officers of the central government, all group A equivalent officers or public sector undertakings and other government bodies, directors and officers of non-governmental organizations that receives government financing, director and officers of non-governmental organizations that receive funds from the public,
एंड हैव एनुअल इनकम अबव लेवल टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये सब लोकपाल के अंतर्गत आती हैं। मेजर पावर्स लोकपाल की हैं। लोकपाल के दो विंग होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन विंग होता है और एक प्रोसिक्यूशन विंग होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन विंग एंड प्रोसिक्यूशन विंग, एंड द लोकपाल कैन आस्क द इन्वेस्टिगेशन विंग टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस एलेज्ड टू बी कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत जितने भी हैं उनके केसेस में इंक्वायरी कर सकता है लोकपाल। और याद रखिएगा लोकपाल को किसी भी प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि इसको सेलेक्ट करने वाले मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट करने वाले मेंबर्स एक बार आप गूगल करके फिर से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अभी रिसेंटली एक चेंज हुआ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन कई बार नहीं मिल रहा था, जिस कारण से बीच में अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था। तो लीडर ऑफ अपोजिशन हटा करके सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया कि लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, है ना, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो होगी, मतलब जैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मतलब एक तो गवर्नमेंट बन रही है, अपोजिशन में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका लीडर भी उसका मेंबर बन सकता है अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। क्योंकि अपोजिशन होने के लिए भी आपको पता है कि 1/10 ऑफ द सीट्स आपको जीतनी पड़ती हैं। और जो 2014 वाला इलेक्शन था तो उसमें कांग्रेस को 1/10 ऑफ द सीट से कम मिला था, मतलब 55 सीट से कम मिला था, है ना। तो दैट इज द रीजन वाई सुप्रीम कोर्ट को चेंज करना पड़ा। अदरवाइज जो पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्रा घोष, उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं होता, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार बोल रही थी कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है। तो याद रखिएगा। एंड जो ये लोकपाल एक्ट हुआ 2013 में आया और कंट्री के पहले लोकपाल बने पिनाकी चंद्रा घोष, जिनका अपॉइंटमेंट 2019 में हो पाया था। एंड उसके बाद सेकेंड जो भी लोकपाल हैं वो है AM खानविलकर, है ना, जस्टिस AM खानविलकर। ही वॉज अपॉइंटेड द सेकेंड लोकपाल इन मार्च 2024, मार्च 2024 में इनको बनाया गया, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस लोकपाल, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। सोशल मीडिया फर्म्स लार्जली कंप्लाइंट विद द रूलिंग। अब यहाँ पे GAC यानी कि ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज़ का ये कहना है सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं दे आर वर्किंग स्मूथली विद ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज़। तो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज़ के साथ स्मूथली काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो GACs होते क्या हैं, तो याद रखिएगा ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज़ जो होती हैं दे आर सेटअप अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के अंतर्गत बनाया गया था। एंड दे आर मैंडेटेड टू हियर अपील्स फ्रॉम इंडियन यूजर्स अगेंस्ट सोशल मीडिया फर्म्स विच हैव मोर देन 5 लाख एक्टिव इंडियन यूजर्स। तो जो इंडियन यूजर्स हैं अगर उनको अपील करनी है अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसी पोस्ट को डिलीट करना है, कुछ भी है, तो इसके लिए वो GAC के पास जाते हैं। एंड द कमिटीज कैन रूल ऑन वेदर द कंटेंट हैज़ टू बी टेकन डाउन और रीइंस्टेटेड। और कमिटी फिर डिसाइड करती है कि जो कंटेंट है उसे सोशल मीडिया से हटाना है कि उसको रीइंस्टेट करना है, ठीक है। तो चाहे मेटा हो, चाहे X हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, दे आर लार्जली कोऑपरेटिव विद द GACs एंड दे कंप्लाई विद देयर ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दे कंप्लाई विद द ऑर्डर्स। एंड काफ़ी केसेस भी गए हैं GACs के बाद। मेन है GACs का याद रखना किसके अंतर्गत बने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। GAC को क्या बोलते हैं, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी। और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंडियन यूजर्स हैं उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स होती हैं, अपील्स होती हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के ऊपर एक है कि कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है ये बहुत ही आसान केस लगता है लोगों को, लेकिन पुलिस को पहले थोड़ा सा छानबीन करने के बाद ही इसको अप्लाई करना चाहिए। याद रखिएगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है वो सेक्शन 306 था पहले का जो इंडियन पीनल कोड था, है ना। अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया है। तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 108 रेड विद सेक्शन 45 है भारतीय न्याय संहिता का, जो कि रिलेटेड है टू योर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने ये कहा कि पुलिस भी क्या करती है, कई बार दे आर टू रेडिली रिजॉर्टेड बाय द यूज्ड बाय द पुलिस, मतलब उनको बस हाँ आया केस और उन्होंने उसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मान करके उसको FIR रजिस्टर कर लेते हैं। सेम टू सेम ट्रायल कोर्ट्स भी यही करते हैं। तो ऑथर ने वही कहा है कि ट्रायल कोर्ट्स को भी थोड़ा कॉशन रखना चाहिए एंड थोड़ा इंस्पेक्शन करने के बाद ही दे शुड नॉट अडॉप्ट अ प्ले इट सेफ सिंड्रोम। तो उन्होंने कहा प्ले इट सेफ सिंड्रोम से दूर रहना है ना। ये नहीं कि हाँ थोड़ा लोगों ने कह दिया भाई, क्योंकि देखो जो भी विक्टिम की फैमिली होगी वो तो ऑब्वियस सी बात यही बोलेगी भाई सुसाइड के लिए उकसाया है, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी अगर आप देखें उसके बाद ही उसको इसको दर्ज करें, ऐसा रिजॉर्ट करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
आगे मूव करते हैं। अगला है आर्टिकल जो है वो है सी रंगराजन जी द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है इंडियाज रियल ग्रोथ रेट एंड द फोरकास्ट। अब देखो वैसे इस आर्टिकल में पूरा के पूरे नंबर्स ही मेंशन है ना, नंबर्स ही मेंशन है, मतलब कि जैसे कि उनका कहना है कि ग्रोथ इतनी रेट रहेगी, 6.6 आरबीआई का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है, रियल जीडीपी ग्रोथ इतना है। तो अगर आप देखो तो पूरे नंबर्स मेंशन है, वो नंबर्स हमको डिस्कस नहीं करना है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नंबर्स। ऑथर ने कहा है कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या फ्यूचर आउटलुक है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ऑथर का ये कहना है कि चूंकि हमारा इकोनॉमिक बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बेस इतना ज़्यादा बड़ा है इसलिए ग्रोथ होने में टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप अचीव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट ऑल्सो। बेस इफेक्ट पता ना, जैसे कि मैंने एक बार पहले भी समझाया था, अगर बिहार का ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो वो महाराष्ट्र के ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की एक तो इकॉनमी बहुत ज़्यादा है ना, और महाराष्ट्र ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो 100 से 110 होना और 1 से 5 होना ज़्यादा आसान कौन सा है? 1 से 5 होना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी 1 पे हो तब आप 5 तो हो गए ही, लेकिन आप ऑलरेडी 100 पहुंच चुके हो तो आपको 110 पहुंचने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो ये बेस इफेक्ट होता है कि जितनी बड़ी इकॉनमी होती है, जितना बड़ा बेस होता है, उतना ग्रोथ टफ हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि देखो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है दैट नीड्स टू ग्रो एटलीस्ट बाय 20% एनुअली टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं इकोनॉमी के लिए, एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी ज़रूरी है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना तो कोई ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो फॉर इंक्रीजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, है ना। तो गवर्नमेंट को कम से कम 20% एनुअली इकोनॉमी में डालना पड़ेगा, तब जाकर के आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ऑथर ने यही कहा है कि दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑथर ने यह भी कहा कि अगर 6.4 का ग्रोथ रेट जो IMF ने बोला है, अगर वो भी हमारे इंडिया में रहता है, सो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, एंड इंडिया को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन टाइम्स लाइक दीज ये बहुत अच्छी ग्रोथ रेट मानी जा सकती है। ऑथर ने यही कहा है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट विच वर मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। टू फिक्स इकोनॉमी बूस्ट कंजम्पशन। अब देखो इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तभी ग्रोथ बढ़ेगी। इसका थोड़ा सा लॉजिक मैं बताता हूँ। देखो अगर कभी UPSC आपसे पूछता है कि अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो इकोनॉमी में 2-3 तरीके के इंपैक्ट पड़ेंगे। पहला, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। कंजम्पशन जैसे ही बढ़ेगा तो आपकी, इसका मतलब है डिमांड बढ़ रही है ना, डिमांड इज इंक्रीजिंग, और डिमांड अगर बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन कंजम्पशन बढ़ने का एक मतलब ये भी है कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है। तो एक्सपेंशनरी इकोनॉमी जो रहती है उसमें कंजम्पशन ज़्यादा रहता है, डिमांड ज़्यादा रहती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और इकोनॉमी में ग्रोथ भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि फिर आप इन्वेस्ट भी ज़्यादा करते हो, है ना। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फिक्स्ड कैपिटल बढ़ रही है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आज आपके लिए 2 सवाल हैं, 2 बहुत छोटे सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि गल्फ ऑफ एडन किसको कनेक्ट करती है, और दूसरा ये कि रेड सी को टचिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। 2 चीज़ें, बहुत ही आसान सवाल है। गल्फ ऑफ एडन किसको किसको कनेक्ट करता है, और रेड सी को छूने वाली कंट्रीज के नाम क्या क्या हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।